नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए इन अलग अलग एक्ट्स को पढ़ने से पहले हम अंग्रेजों और उनसे संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि हम इन एक्ट्स को बेहतर ढंग से समझ सके। दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्टर मिलने के बाद भी आखिर अंग्रेजों को भारत आने में इतनी देरी क्यों हुई। जब अंग्रेज भारत आए तो इस समय भारत में किन शासकों का शासन था, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और भारत में इस फैक्ट्री को खोलने में उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, कहाँ किसकी इजाज़त से और कब खोले गए। हम देखेंगे कि स्थायी रूप से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को भारत में तेज़ी से फैलाना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने और कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजों को चीन और चाय के व्यापार में एकाधिकार कब प्राप्त हुआ, और भी आगे की चीज़ों को हम अपने आने वाली वीडियोस में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सही दिशा में मेहनत करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे सपोर्ट करेंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, ताकि ये वीडियो हर उस यूपीएससी, पीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जिन्हें इस वीडियो की नीड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के रास्ते भारत आई थी और चार्टर मिलने के लगभग 8 साल बाद यानी 24 अगस्त 1608 को व्यापारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाले अंग्रेजों के इस जहाज का नाम हेक्टर था दोस्तों, जिसका नेतृत्व कैप्टन विलियम हॉकिंस कर रहे थे। विलियम हॉकिंस इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। यानी इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार भारत आई थी दोस्तों, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश शासन का असली खेल। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि अंग्रेजों को शाही चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा मिल ही चुका था, जिससे भारत और पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन आखिर अंग्रेजों को भारत आने में इतनी देरी क्यों हुई दोस्तों? तो देखो दोस्तों, अंग्रेजों को भारत आने में इतनी देरी इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में समुद्र के रास्ते अन्य यूरोपीय व्यापारी जैसे पुर्तगाली और डच पहले से ही यूरोप से आ चुके थे और भारत में व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारत पहुंचे थे और डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद आए थे दोस्तों। इसके अलावा अरब व्यापारियों ने भारत के व्यापार में पहले से ही अपना पैर जमा रखा था दोस्तों, और वे सदियों से भारत के पश्चिमी तट पर सक्रिय थे। वास्को डिगामा द्वारा खोजे गए समुद्री मार्ग की खोज के बाद से पुर्तगाली पहले से ही समुद्री मार्गों पर हावी थे दोस्तों, और उन्होंने अंग्रेजों सहित अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत आने से रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशें अंततः नाकामयाब रही। इस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले पुर्तगाली भारत पर अच्छा व्यापार कर रहे थे और व्यापार में भी आगे थे दोस्तों। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए पुर्तगालियों के पास अरब व्यापारियों और डचों के अलावा भारत में दूसरे अन्य देशों की कोई और ताकत नहीं थी। भारत में इस समय भारतीय शासक जैसे मराठा, मुगल आदि भी स्थानीय स्तर पर काफ़ी शक्तिशाली थे दोस्तों। इसलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि कोई भी दूसरी और नई कंपनी भारत में आके उनको व्यापार में टक्कर दे या उनसे प्रतिस्पर्धा करे। पुर्तगालियों को ये कतई मंजूर नहीं था। इसके अलावा भारत आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में निवेशकों को आकर्षित करने और पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में भी काफ़ी समय लगा दोस्तों। साथ ही अंग्रेजों के पास उस समय समुद्री मार्ग और नेविगेशन की तकनीकी चुनौतियां भी थी। यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग बहुत ही लंबा और कठिन था दोस्तों। उस समय जहाज निर्माण और नेविगेशन तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, जिससे यात्रा लंबी और जोखिमों से भरी होती थी। साथ ही अंग्रेजों ने पहले सुरक्षित व्यापारिक अवसर तलाशना शुरू किया दोस्तों। उन्होंने सीधे भारत न आकर पहले इंडोनेशिया, फारस या जिसे आज हम ईरान कहते हैं, अरब और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार की संभावनाएं तलाशी। खैर, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अंग्रेज अब भारत आ चुके थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेज जब भारत आए तो इस समय भारत में किन शासकों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या क्या किया। अंग्रेज जब भारत आए थे दोस्तों तो इस समय भारत में मुगलों का शासन था। अंग्रेज भारत के स्थानीय शासकों को बहला फुसलाकर या किसी भी तरह उन्हें खुश करके, उन्हें उपहार या लालच देकर, उनका भरोसा जीतकर उनका दिल जीता करते थे दोस्तों।
ताकि भारत के स्थानीय शासक इन्हें अपने क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से रुकने, फैक्ट्री बनाने और व्यापार करने की अनुमति दे दें। जब अंग्रेज भारत आए तब भारत में इस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था दोस्तों, जो 1605 से 1627 तक भारत के बादशाह और चौथे मुगल सम्राट थे। मुगल साम्राज्य इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। अंग्रेज भारत के इस सबसे शक्तिशाली और समृद्ध मुगल साम्राज्य के भीतर सूरत में अपनी एक स्थायी व्यापारिक कारखाना स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था दोस्तों। यह बंदरगाह समुद्री व्यापार के लिए समृद्ध और बहुत ही सुविधाजनक था, साथ ही रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था दोस्तों। हेक्टर नामक अपने जहाज से उतरकर 1609 में विलियम हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। उन्होंने जहांगीर से सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन वो सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा दोस्तों। अंग्रेज इस बात को लेकर थोड़े परेशान थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। अंग्रेजों ने इस बात की सूचना ब्रिटेन के तात्कालिक शासक जेम्स वन को दी और कहा कि भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन चल रहा है और वो हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री बनाना बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आप ही सोचो, बिना फैक्ट्री के वो ट्रेडिंग का काम कैसे कर पाते। यूरोप से लाने और यूरोप ले जाने वाले सामान को वो कहाँ रखते। इसलिए ब्रिटेन के राजा जेम्स वन ने 1615 में एक अन्य ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा, जो 1619 तक वहीं रुका रहा। थॉमस रो अपनी कुशल कूटनीतिक चाल, सही समय और बेहतर प्रस्तावों के कारण जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा दोस्तों। और इस तरह दोस्तों अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दी, जबकि बाद में सर थॉमस रो को यह अनुमति मिल गई। इसके पीछे कई राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सामरिक कारण थे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि विलियम हॉकिंस को अनुमति क्यों नहीं मिली। इसका सबसे पहला कारण था पुर्तगालियों का प्रभाव। दोस्तों उस समय भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक प्रभाव बहुत ही मजबूत था। उन्होंने पहले ही गोवा, दीव और दमन जैसे स्थानों पर अपनी उपस्थिति कायम कर ली थी। मुगल शासक उस समय पुर्तगालियों को एक समुद्री शक्ति के रूप में देखते थे। पुर्तगाली मुगलों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे और उन्होंने मुगलों के आगे अंग्रेजों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया था। दूसरा कारण अंग्रेजों की सैन्य शक्ति कमजोर होना था दोस्तों अंग्रेज उस समय व्यापारिक शक्ति बनने की प्रक्रिया में थे, जबकि पुर्तगाली पहले से ही मजबूत नौसेना रखते थे। जहांगीर नहीं चाहता था कि अंग्रेजों को अनुमति देकर वो पुर्तगालियों से दुश्मनी मोड़ ले। इसका तीसरा कारण था दोस्तों विलियम हॉकिंस का व्यवहार। विलियम हॉकिंस जहांगीर से घनिष्ठ संबंध बनाने में सफल तो हुआ, लेकिन उसके प्रयासों से मुगल दरबार में सभी प्रभावित नहीं थे। वह फारसी भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाता था, जिससे कूटनीतिक वार्ता में कठिनाई हुई। और चौथा कारण था दोस्तों उच्च दरबारी विरोध। मुगल दरबार में कई उच्च अधिकारी पुर्तगालियों से रिश्वत लेकर उनके पक्ष में रहते थे और जहांगीर को अंग्रेजों के खिलाफ सलाह दे रहे थे और भड़काते रहते थे। तो ये कुछ कारण था दोस्तों जिनकी वजह से विलियम हॉकिंस को जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं मिली। पुर्तगालियों का अंग्रेजों के खिलाफ यह षड्यंत्र काम कर गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जब विलियम हॉकिंस असफल रहा तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया। तो देखो दोस्तों, जब विलियम हॉकिंस असफल रहा तो अंग्रेजों ने अपनी रणनीति में बदलाव किए और भारत में अपने लिए व्यापारिक आधार बनाने के नए तरीके खोजने लगे। 1609 में कैप्टन मिडल्टन भारत आया, लेकिन उसे भी मुगल साम्राज्य से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां अपना पहला अस्थायी कारखाना खोला दोस्तों, जो मुगल नियंत्रण में नहीं था बल्कि गोलकोंडा के सुल्तान के अधीन था। यह कारखाना मुगल साम्राज्य के बाहर था, क्योंकि इस समय मुगल साम्राज्य का दक्षिण भारत पर पूरा नियंत्रण नहीं था दोस्तों। यह कारखाना गोलकोंडा के सुल्तान की अनुमति से खोला गया था, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य ने दक्षिण भारत पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया था। 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सूरत की लड़ाई अर्थात बैटल ऑफ स्वाली जीती, जिससे उनका प्रभाव बढ़ा और मुगलों को लगा कि अंग्रेज भी समुद्री शक्ति बन सकते हैं। अंग्रेजों ने 1612 में सूरत के पास स्वाली नामक स्थान के तट पर स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया दोस्तों। यह नौसैनिक लड़ाई 29 से 30 नवंबर 1612 को हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकाओं ने पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को परास्त किया था। इस जीत से मुगल सम्राट जहांगीर को अंग्रेजों की समुद्री शक्ति का अनुमान हुआ और मुगलों को अंग्रेजों की समुद्री शक्ति पर भरोसा होने लगा, जिससे वे अंग्रेजों के प्रति अनुकूल होते गए। हालांकि सूरत में कारखाना खोलने की आधिकारिक अनुमति उन्हें तुरंत नहीं मिली, लेकिन स्वाली की लड़ाई के बाद 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति दे दी दोस्तों।
यह कोई स्थायी फरमान नहीं था दोस्तों, बल्कि मुगल अधिकारियों द्वारा दी गई एक अस्थायी सहमति थी, जिससे अंग्रेज सूरत में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित कर व्यापार कर सकते थे। अब हालांकि 1613 में व्यापार करने की अस्थायी अनुमति मिल गई थी, लेकिन दिक्कत यह था कि यह अभी भी स्थायी नहीं थी और मुगल अधिकारियों पर पुर्तगालियों का प्रभाव अभी भी बना हुआ था दोस्तों। अंग्रेज इसे स्थायी बनाने और पुर्तगालियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे दोस्तों। इसके अलावा अंग्रेज पूरी तरह से भारत में व्यापक व्यापार करना चाहते थे। मुगल साम्राज्य इस समय भारत का सबसे बड़ा, समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। अंग्रेज भारत के अन्य स्थानों में व्यापार करने और वहां भी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जहांगीर से एक स्थायी और औपचारिक अनुमति चाहते थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर थॉमस रो को अनुमति कैसे मिली। इसी प्रयास में 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में आधिकारिक ब्रिटिश राजदूत बनाकर भेजा। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में प्रभावशाली, बेहतर कूटनीति और समझदारी अपनाई। थॉमस रो बहुत अनुभवी राजनयिक थे दोस्तों। उन्होंने फारसी भाषा अच्छी तरह सीखी हुई थी और मुगल दरबार की नीतियों को समझते हुए उन्होंने जहांगीर से बातचीत की। 1612 में स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पहले ही हरा दिया था दोस्तों। इससे भारत और समुद्र में पुर्तगालियों की शक्ति जो अभी तक जोरों शोरों पर थी, वो अब कमजोर होने लगा, जिससे जहांगीर को लगा कि अंग्रेज भी एक प्रभावशाली समुद्री शक्ति हैं। थॉमस रो ने जहांगीर के सामने मुगलों के लिए लाभदायक व्यापार प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने मुगलों को भरोसा दिलाया कि अंग्रेज भारत केवल व्यापार करने आए हैं और वे मुगल शासन के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और न ही कभी बनेगा। उनकी वजह से मुगल शासन को कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। थॉमस रो ने जहांगीर से अच्छे संबंध भी बनाए। उन्होंने जहांगीर को बहुमूल्य यूरोपीय उपहार दिए और वे जहांगीर के दरबार में नियमित रूप से जहांगीर की प्रशंसा भी करता रहा। साथ ही मुगलों को अंग्रेजों से व्यापार के संभावित लाभ भी समझाए, जिससे वह जहांगीर का विश्वास जीतने में सफल रहा दोस्तों। नतीजतन 1619 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित करने और मुगल साम्राज्य के अन्य भागों में फैक्ट्रियां खोलने तथा व्यापार करने की औपचारिक अनुमति दे दी दोस्तों। इस वर्ष अंग्रेजों को मुगलों से व्यापक व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे भारत में उनका विस्तार और मजबूत होता गया। यही फैसला आगे चलकर भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व का नींव बना दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इसे कानूनी मान्यता 1619 में मिली थी। सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को भारत में तेजी से फैलाना शुरू कर दिया दोस्तों, और अलग अलग स्थानों पर व्यापारिक चौकियां एवं फैक्ट्रियां खोली गई। सूरत के बाद अंग्रेजों ने 1619 में अहमदाबाद में, 1620 में ब्रह्मपुर जो कि अब ओडिशा में है वहाँ, 1621 में आगरा में, 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली बंगाल में, 1668 में बम्बई यानी मुंबई में और 1690 में कोलकाता फोर्ट विलियम में एक के बाद एक अपनी फैक्ट्री खोली, जो आगे चलकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के आधार बने। 1647 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगभग 23 फैक्ट्रियां खड़ी कर चुकी थी दोस्तों। ब्रिटिशर्स इन फैक्ट्रियों का उपयोग ट्रेडिंग पोस्ट या वेयरहाउस के रूप में करते थे, अर्थात व्यापारिक गोदामों के रूप में। वे भारतीय वस्त्र, मसाले, चाय, नील, रेशम और अन्य व्यापारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके यहाँ रखते थे और यहाँ से यूरोप ले जाया करते थे दोस्तों। इसके अलावा यूरोप से लाई गई वस्तुओं जैसे ऊनी कपड़े, शराब, धातुओं के सामान आदि को भी इन फैक्ट्रियों में रखते थे। अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य ठिकानों के रूप में भी इनका उपयोग करते थे दोस्तों। बाद में अंग्रेजों द्वारा इन्हें धीरे धीरे किलों में बदला गया दोस्तों, जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट विलियम किला आदि। शुरुआत में ये फैक्ट्रियां सिर्फ व्यापारिक केंद्र थे दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनमें सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और इस तरह धीरे धीरे इन्हें किलों में बदल दिया गया। इनमें कलकत्ता का फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे में बॉम्बे कोस्टल किले प्रमुख थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों को चीन और चाय के व्यापार में एकाधिकार कब और कैसे प्राप्त हुआ। 1698 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के अधिकारों की पुष्टि की। कंपनी को चीन से चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार का विशेषाधिकार मिला, जिससे यह भारत के साथ साथ चीन में भी व्यापार करने वाली एकमात्र अधिकृत ब्रिटिश कंपनी बन गई। हालांकि चीन व्यापार पर कंपनी का यह एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट तक ही बना रहा। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और फारस की खाड़ी में व्यापार का पूर्ण एकाधिकार प्राप्त था दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का प्रशासनिक और व्यापारिक भ्रष्टाचार बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे उनके एकाधिकार को खत्म कर दिया।
1813 में भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ और 1833 में चीन और चाय के व्यापार से भी कंपनी के एकाधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक संस्था बन गई दोस्तों, लेकिन उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यह कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी भी इन जगहों पर व्यापार कर सकते थे। यानी इसके बाद ब्रिटेन के दूसरे ब्रिटिश प्राइवेट व्यापारियों को भी चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने की छूट मिल गई। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत, चीन और यूरोप के बीच किस तरह व्यापार करते थे, वे किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे, वे भारत और चीन में यूरोप से क्या लाते थे और भारत और चीन से क्या क्या सामान यूरोप ले जाते थे। इन सभी चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम अपनी अगली वीडियो में यह भी देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े, उन्होंने भारत में अपनी कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल की उस समय क्या स्थिति थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को जम के शेयर करो दोस्तों, ताकि ये हर उन एस्पिरेंट्स तक पहुँच सके जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमें सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।